औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका इदरीस नाज और आप देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव। मोहतरम नाज़रीन, पिछले बहुत सारे हफ्तों से बल्कि चंद महीनों से खान साहब का एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन कबल अज़ वक्त करवाए जाएं, उनकी फौरी तौर पर तारीख दी जाए। इमरान खान साहब ने इस सिलसिला में भरपूर जदोजहद की है। एक तवील उन्होंने कोशिश किया, बहुत सारे जलसे किए, मुल्क भर में जलसे किए। जब से उन्होंने रिजाइन किया उसके बाद इमरान खान साहब रैली लेके निकले और वजीराबाद के सानहे के बाद वापस चले गए, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने फैजाबाद चौक में एक बड़े जलसे से खिताब किया और अपोजिशन को और मौजूदा हुकूमत को इस पर एतराज़ हो सकता है कि आपने बड़ा जलसा कहा, उसमें तो चंद सौ या चंद हज़ार लोग थे। बाहर के इमरान खान साहब ने एक बड़े जलसे से खिताब किया जिसमें उन्होंने मुतालबा रखा था कि हुकूमत फौरी तौर पर इंतखाबात का वक्त दे, उसकी तारीख का ऐलान करे। अगर ऐलान नहीं करती तो हम असम्बलियों से इस्तीफे देंगे और उसके बाद फिर असम्बलियों से इस्तीफे देने से बात आगे निकल गई। उन्होंने कहा कि हम असम्बलियां तहलील कर देंगे। लेकिन नाजरीन, इमरान खान साहब का मैं मुसलसल नाजबरदारियां के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें बता रहा हूं कि इलेक्शन तातुल का शिकार क्यों है, उसमें उनके इत्तेहादी और उनकी पार्टी के लोग सबसे बड़ी रुकावट हैं। लेकिन आज एक्सक्लूसिव में आपको बताता चलूं कि सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है। याद रखिएगा कि इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब मामला बिगड़ गए और वो लोग जो पाकिस्तान में फैसला साज कुव्वतें हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब हम इमरान खान साहब के साथ नहीं चल सकते। ये मैं जोर देकर कह रहा हूं कि उन कुव्वतों ने फैसला कर लिया है कि अब हम इमरान खान साहब के साथ मजीद नहीं चल सकते। इमरान खान साहब ने पेशावर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था उन्होंने कि मैंने 2 नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। जो 2 नंबर ब्लॉक किए थे वो इमरान खान साहब की सियासत को ले डूबे। अब इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि उनसे रुआबत बहाल हो, लेकिन रुआबत बहाल नहीं हो रहे। और जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था और आसफ अली जरदारी साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब आप भूल जाएं, रावलपिंडी से अब आपको कभी तारीख नहीं मिलेगी, इंतखाबात की तारीख हम आपको देंगे और उस वक्त देंगे जब हम चाहेंगे। उसके बाद वो जो नादीदा कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में फैसले करती हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है कि आम इंतखाबात जो हैं वो कबल अज़ वक्त किसी सूरत नहीं होंगे, एक दिन भी पहले नहीं होंगे। मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि उन कुव्वतों ने फैसला कर लिया है कि किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना और इमरान खान साहब की तो बिलखुसूस ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। आम इंतखाबात कबल अज़ वक्त नहीं हो रहे, एक दिन भी पहले नहीं हो रहे। इत्तेहादी किसी सूरत भी हुकूमत नहीं छोड़ना चाह रहे। वो इत्तेहादी इस वक्त की हुकूमत के हों या पंजाब में इमरान खान साहब के इत्तेहादी हों, दोनों इत्तेहादी जो हैं वो इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहते। और जो पाकिस्तान की कुव्वत साज इदारे हैं, जो फैसला साज इदारे हैं, वो कुव्वतें जो फैसला साजी करती हैं, उन्होंने भी ये फैसला ले लिया है कि इमरान खान साहब से किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होना, इनको टफ टाइम देना है और आने वाला वक्त इमरान खान साहब की सियासत का बहुत सारे फैसले करेगा। इमरान खान साहब का मैंने एक प्रोग्राम किया था नाज़बरदारी, उसमें मैंने कहा था कि इमरान खान साहब की सियासत को महदूद करने का फैसला कर लिया गया है। आज फिर मैं ये जुमले दोहराता हूँ कि उन कुव्वतों ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब की सियासत को महदूद कर देना है। आने वाले दिन, आने वाले हफ्ते और आने वाले चंद महीने मार्च से पहले पहले इस बात का तयन कर देंगे कि इमरान खान साहब की सियासत को महदूद करने का फैसला कर लिया है वो कुव्वतें। इसमें कोई शुबा नहीं है कि उन कुव्वतों ने मिलकर ही इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा हवा बना दिया था, उन्हें कौम के सामने निजात दहिंदा के तौर पर पेश किया, ऐसा मसीहा पेश किया जिसके पास हर मर्ज की, हर दर्द की, हत्ता के मौत की दुआ मौजूद है। ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर दिखाया था कि वो सब के सब करप्ट हैं, करप्शन ज़दा हैं, लेकिन एक इमरान खान साहब हैं जो लूटी हुई दौलत वापस ला सकते हैं, जो दूध की नहरें बहा सकते हैं। ये साबित किया गया। फिर उन्हें 4.25 साल तक इक़्तिदार दिया गया, लेकिन इमरान खान साहब 4.25 साल इक़्तिदार में कुछ भी डिलीवर करने से नाकाम रहे। उन्होंने कुछ भी डिलीवर ना किया। उनकी हुकूमत एक आम हुकूमत थी जैसे पिछली हुकूमतें थी। उन्होंने भी आते यही ऐलान किया कि सब किया दरा पिछली हुकूमतों का है, अगर महंगाई हो रही है तो पिछली हुकूमतों की वजह से। यही नारे हम सुनते आ रहे हैं, पिछले 75 साल से सुन रहे थे। इमरान खान साहब के 4.25 साल इक़्तिदार में भी यही सुनने को आया कि ये सब किया दरा पिछली हुकूमतों का है। अगर हालात मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे, मैं चीज़ें सस्ती नहीं कर पा रहा, पेट्रोल सस्ता नहीं कर पा रहा, डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब किया दरा पिछली हुकूमतों का है। इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया गया। जब इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और वो असम्बलियों से इस्तीफे देकर चले गए, रोड्स पे आ गए, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी यही आके कहा कि हम तो इमरान खान साहब के किए को भुगत रहे हैं, ये सब किया दरा इमरान खान साहब का है। तो यूँ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब किया दरा किसका है। खैर,
مختصر بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے کردار کو محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. وہ قوتیں جو پاکستان میں اقتدار کا کھیل کھیلتی ہیں کہ کس کو لانا ہے اور کس کو اقتدار سے باہر کرنا ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. اس کی وجہ یہ کہ سب سے پہلے یہ اعلان عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. عمران خان صاحب نے 2 نمبر بلاک کیے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ 2 نمبر کون سے تھے، میں بار بار ان کا ذکر کر چکا ہوں. جب انہوں نے 2 نمبر بلاک کر لیے، اس کے بعد عمران خان صاحب نے متعدد مرتبہ کوشش کی. جنرل باجوہ صاحب سے تو انہوں نے ملاقات کی، آخری دنوں میں بھی کوشش کی. جب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب تھا تو اس وقت انہوں نے بہت کوشش کی کہ میری ایک دفعہ جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات ہو جائے، لیکن باجوہ صاحب نے کہا تھا آپ سے ملاقات ضرور ہوگی لیکن 29 نومبر کے بعد ملاقات ہوگی. اور یوں ایک پیغام دے دیا گیا تھا عمران خان صاحب کو کہ اب جب تک میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی. اور عمران خان صاحب کے لیے یہ پیغام تھا کہ جب میں چیف آف آرمی اسٹاف نہیں رہوں گا اس کے بعد تو یہ ملاقات ویسے ہی بے سود ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کہ اب آپ کو مجھ سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو کوئی کسی قسم کا مجھ سے ریلیف نہیں ملے گا. توشہ خانہ کیسز جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں. آج بھی سماعت ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے حوالے سے، یہ سماعتیں چلتی رہیں گی اور آنے والے چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کا کڑا وقت شروع ہونے والا ہے. ان کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. گھڑی چوری بے شک ایک چھوٹی سی بات ہے. اگر اس ملک میں اقامہ کی بنیاد پر ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، اسے تاحیات نہل کیا جا سکتا ہے، تو گھڑی چوری تو ایک بڑا ایشو ہے. یہاں پر صرف یہ بات کہ آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ اگر ملازمت کرتے تھے اور آپ نے اقامہ کیوں چھپایا، تو اس بات پر نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا گیا، بلکہ گھر سے بھی باہر بھیج دیا گیا. انہیں ملک چھوڑنا پڑا اور بیماری کا بہانہ بنا کر آج بھی وہ لندن میں ہیں مستقل طور پر اور یورپ کے دورے پر اب تو نکلے ہوئے ہیں. خیر، تو بات یہ کہ عمران خان صاحب کو ان کے خلاف ایک بڑا جو منصوبہ بنا لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو انگیز کیا جائے گا مختلف مقدمات میں، اور ان کے ساتھ جو بڑی قیادت ہے عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی ان کو بھی انگیز کیا جائے گا. تو آنے والے چند ہفتے جو ہیں یہ پاکستان کی سیاست کا رخ متعین کریں گے. یعنی مارچ سے پہلے بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی. اور آج کی میری بات لکھ لیجئے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ نے پچھلی دفعہ ایک ہوا کا رخ موڑ دیا تھا اور جوگ در جوگ لوگ جو تھے پی ٹی آئی جوائن کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں نے پی ٹی آئی جوائن کی، بہت سارے دیگر پارٹی کے لوگوں نے پی ٹی آئی جوائن کی، مسلم لیگ نون کا ساتھ چھوڑ کر بہت سارے لوگ پی ٹی آئی میں چلے گئے. اس دفعہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے بہت سارے پرندے ادھر ادھر جا رہے ہیں. اور میں نے کل کے پروگرام میں جیسے عرض کیا تھا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے، رات کے اندھیرے میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں سب سے زیادہ ملاقاتیں کرنے والے پرویز الہی صاحب ہیں. اس وقت سب سے بڑا خطرہ پرویز الہی صاحب کے لیے. وہ رات کے اندھیرے میں بہت سارے لوگوں سے مل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بھی. ان کا خود دعویٰ ہے کہ میں سب سے زیادہ وفادار ہوں اسٹیبلشمنٹ کا. تو خیر، اب سب سے زیادہ ان کا جھکاؤ جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف ہے. کسی وقت بھی ان کی طرف سے اعلان آ سکتا ہے کہ میں غیر مشروطہ طور پر مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں. رات بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مسلم لیگ نون رکاوٹ ہے اور نواز شریف صاحب ان کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے، ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے ٹیلی فون پر بھی بات کرنے سے انکار کر دیا اور شہباز شریف صاحب کو سختی سے منع کر دیا. ہر چند کے شہباز شریف صاحب کا آج کا بیان کہ سیاستدان کبھی دروازے بند نہیں کرتے، ہم کھلے دل کے ساتھ بیٹھے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو کراس کر کے شہباز شریف صاحب کے لیے پرویز الہی سے ملنا بہت مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. وہ کسی صورت بھی اپنے بڑے بھائی کی حکومت دولی نہیں کر سکتے. اگر ایسا کرتے ہیں تو بالکل ان کا حشر بھی ایسے ہی ہوگا جیسے پرویز الہی صاحب کا ہے. انہوں نے چودھری شجاعت حسین صاحب کے حکم کی عدولی کی ہے اور آج وہ سوچ رہے ہیں کہ اگلے انتخابات میں نے کس کی ٹکٹ پر لڑنے ہیں. کاف لیگ کا ٹکٹ تو اب انہیں ملنے والا نہیں ہے. پی ٹی آئی جو ہے اس میں وہ جانا نہیں چاہتے، ان کے ساتھی نہیں جانا چاہتے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مسلم لیگ کاف اگر ٹکٹ نہیں دیتی تو اس کے بعد ہماری ایک ہی جگہ بنتی ہے مسلم لیگ نون، کیونکہ ہم مسلم لیگی ہیں، ہمیں کسی نہ کسی مسلم لیگ کے بینر تلے ہی جگہ لینی چاہیے، اسی کی چھتری تلے جانا چاہیے. لیکن چودھری شجاعت حسین نے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر پرویز الہی کو مسلم لیگ نون لیتی ہے تو پھر ان کے راستے مسلم لیگ نون سے جدا ہوں گے. تو اس وقت سب سے زیادہ کروشل جو سچویشن ہے، جو پوزیشن ہے، وہ پرویز الہی صاحب کی ہے. پرویز الہی صاحب اس وقت ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی، کیا وہ کدھر جائیں. اگر وہ نئی پارٹی رجسٹر کرواتے ہیں الیکشن سے قبل تو ایک طویل پروسیس ہے، پھر اس پارٹی کو بنانے میں، اس میں لوگ لانے میں انہیں وقت لگے گا، اور ان کے پاس کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ پارٹی بنا کے اس کو اس حد تک لے جائیں کہ عام انتخابات جو سر پہ ہیں اگر اپنی مدت پوری کرنے کے بعد بھی ہوتے ہیں تو ایک سال بعد انتخابات ہیں. 2023 میں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، اکتوبر نومبر میں ان کا ٹینیور پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد 3 ماہ کے لیے
जो नया निगरान सेटअप बनेगा उसने इंतखाबात करवाने हैं। तो यूँ समझा जा रहा है कि इंतखाबात जो हैं अगर वक्त पे होते हैं तो 2023 के आखिर में होंगे, यानी कि नवंबर दिसंबर में, या फिर जनवरी फरवरी 2024 में। तो एक साल के बाद तो इंतखाबात होने हैं। तो क्या इतने महदूद वक्त में चौधरी परवेज इलाही साहब जो अपनी उम्र के उस हिस्से में हैं, बुढ़ापे में हैं, तो क्या वो पार्टी बनाकर इस कदर फ़ाल कर सकते हैं? और इमरान खान साहब का इसरार है कि इसी दिसंबर के आखिर तक असम्बलियाँ तहलील करनी हैं। उन पर एक बड़ा प्रेशर है परवेज इलाही साहब पर। अगर इसी माह के आखिर में असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो वो इक़्तिदार में नहीं रहेंगे, तो फिर उनके जो करीबी साथी हैं, जो वो 10 लोग जिन्होंने चौधरी शुजात हुसैन यानी कि अपनी पार्टी के सरबराह से बेवफाई की है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? वो समझते हैं कि अब हमारे पास, हमने चौधरी परवेज इलाही साहब की एक बात मान ली है, हमने चौधरी शुजात हुसैन अपने लीडर से बगावत की है, तो अब चौधरी परवेज इलाही साहब के कहने पर हम दीगर कोई गलती नहीं करेंगे और गलतियां नहीं करेंगे। और ये भी बताता चलूं कि वो जो 10 अरकान थे उनमें से 5 अरकान तो जाके चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकातें कर चुके हैं, उनके पांव पकड़ चुके हैं। उन्होंने कहा ये हमसे गलती हो गई है, अब अगर दोबारा पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पेश होती है परवेज इलाही साहब के खिलाफ तो हम आपके कहने पर जिसे आप कहेंगे उसे वोट देंगे। और मुझे लग रहा है कि आने वाले एक हफ्ते 10 दिन में मजीद 3-4 अरकान जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास पहुंच जाएंगे। परवेज इलाही साहब की गवर्नर से जो रात की तारीकी में मुलाकातें हो रही हैं, मुख्तलिफ लोगों से राब्ते हो रहे हैं, उसके बाद उन लोगों में बड़ी बददिली है, मायूसी है, और वो समझते हैं कि हमने गलत फैसला लिया। परवेज इलाही साहब को तो वज़ारत आला हर सूरत मिल रही थी, मुस्लिम लीग नून ने भी वादा कर लिया था, और मैंने अर्ज किया था कि उसमें आसफ अली जरदारी साहब का बड़ा किरदार था नवाज शरीफ साहब को रजामंद करने में। तो उन्हें तो इक़्तिदार मिल रहा था, लेकिन उन्होंने पीटीआई के साथ जाने में अपने बेटे के कहने पर ज़्यादा बेहतरी महसूस की। और आज ये सूरत हाल है कि परवेज इलाही साहब तो जितने परेशान हैं सो हैं ही, उनके जो रफ़ाक़ा थे, जो वो 10 लोग जिन्होंने उन्हें वोट दिए और जिनकी वजह से वो वज़ीर आला पंजाब बने, वो बहुत परेशान हैं। उन्हें अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है। और मैं ये अर्ज़ कर दूं कि इमरान खान साहब चूँकि एस्टेब्लिशमेंट के कभी नाक का बाल हुआ करते थे, परवेज इलाही साहब आज भी खुद को कहते हैं कि मैं उनकी नाक का बाल हूँ। और चौधरी शेख रशीद साहब ने भी बार बार कहा कि मैं गेट नंबर 4 का वफादार मुलाजिम हूँ। तो जो गेट नंबर 4 के वफादार मुलाजिम थे, मुझसे कहीं ज़्यादा उन्हें इस बात का इल्म है कि इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं है। जब ये इतलात उन लोगों तक पहुँचती हैं जो इनके पीछे खड़े हैं, तो वो लोग और भी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, जो समझते हैं कि परवेज इलाही साहब एस्टेब्लिशमेंट की नाक का बाल थे। अब जब उन्हें नज़र आता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने नाक का ये बाल निकाल बाहर फेंका है, तो अब वो सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, हम जाएं तो जाएं कहाँ। ये सारी सूरत हाल है। और जैसा कि मैंने आज की इस प्रोग्राम में, इस एक्सक्लूसिव में आपको बताया कि आने वाला वक्त जो है, एक तो मैंने ये अर्ज़ किया कि इंतखाबात किसी सूरत भी कबल अज़ वक्त नहीं हो रहे, और दूसरा मैंने कहा कि किसी वक्त भी परवेज इलाही मुस्लिम लीग नून में गैर मशरूत शमूलियत का ऐलान करने वाले हैं। लेकिन मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था, नवाज शरीफ साहब सबसे बड़ी रुकावट हैं। वो परवेज इलाही साहब को गैर मशरूत तौर पर भी मुस्लिम लीग नून में लेने के लिए रजामंद नहीं हैं, इसलिए उनकी मुस्लिम लीग नून में भी कोई जगह नहीं है। एक ही सूरत बचती है कि परवेज इलाही साहब किसी तौर पर भी, ये मैंने मशवरा पहले भी दिया था, बड़े भाई के पास जाएं। चौधरी शुजात हुसैन उनके बड़े भाई हैं, उनके ख़ानदान के बड़े हैं, उनके पास चले जाएं, उनसे मुआफ़ी मांगें और उन्हें किसी सूरत भी राज़ी करें। यूँ इत्तेफाक में बरकत है। अगर चौधरी बरादरान इकट्ठे हो जाते हैं तो इनकी कहीं ना कहीं जगह बन जाती है। और अगर मुस्लिम लीग काफ सारी की सारी मुस्लिम लीग नून में जमा होती है तो उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। फिर शहबाज शरीफ साहब भी रजामंद होंगे और नवाज शरीफ साहब को भी रजामंद किया जा सकता है। शायद उन्हें इत्तेहादी के तौर पर भी लिया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादी के तौर पर कबूल कर लिया, जैसे उन्होंने पीपल्स पार्टी को कबूल कर लिया जो उनकी सबसे बड़ी हरीफ थी, जिससे कि मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़े जाया करते थे, एक दूसरे को गालियां दी जाती थी, चोर चक्के कहा जाता था। अगर वो इकट्ठी हो सकते हैं तो मुस्लिम लीगें इकट्ठी क्यों नहीं हो सकती? एक मरतबा फिर सारी मुस्लिम लीगें इकट्ठी हो सकती हैं, लेकिन पहले काफ लीग के टुकड़े जो हैं उनको जोड़कर किसी एल्फी के साथ उन्हें जोड़ा जाए, और पहले तो काफ लीग का जो शराजा बिखरा हुआ है उसे एक पेज पर लाया जाए, उसे इकट्ठा किया जाए, उसकी किरचियाँ इकट्ठी की जाएं और उसे एक मुजस्सम किया जाए। उसके बाद फैसला होगा कि मुस्लिम लीग काफ का मुस्तकबिल क्या है, क्या इसने किसी पार्टी में जम होना है या अलग से अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखते हुए किसी का इत्तेहादी बनना है। इस वक्त मुश्किल तरीन सूरत हाल जो है वो परवेज़ इलाही साहब के लिए, उनकी कोई पार्टी नहीं है इस वक्त। कभी वो कहते हैं मेरे लीडर इमरान खान साहब हैं, और कभी रात की तारीकी में मुस्लिम लीग नून से राब्ते करते हैं और कहते हैं कि खुदा का वास्ता मुझे गैर मशरूत तौर पर अपनी पार्टी में ले लें। तो ये सूरत हाल है। वो लोग, एक मैसेज है इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब देखें कि जितने लोग उनके करीब हुए थे चौधरी इमरान खान साहब के, चौधरी परवेज़ इलाही से लेकर
جہانگیر ترین تک اور عبدالعلیم خان صاحب تک، وہ سارے لوگ عمران خان صاحب کا رفتہ رفتہ ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ایسی کون سی کمی ہے ان کی ذات میں۔ ہر چند کے ایک مقناطیسی کشش رکھتے ہیں عمران خان صاحب، لیکن جو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوئے تھے وہ انہیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ 2018 میں انہوں نے حکومت سنبھالی اور ایک دور اقتدار صرف انہیں ملا اور اس میں بھی لوگ ان کے ساتھ نہیں رہے۔ عمران خان صاحب کو سوچنا ہوگا کہ وہ کون سی وجہ ہے، ان کی کون سی کمزوری ہے جس کی وجہ سے لوگ انہیں چھوڑ کر واپس اپنی اپنی راہیں تلاش کر رہے ہیں اور شدید پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ کیوں دیا تھا۔ اس پہ غور کریں عمران خان صاحب، آپ بھی غور کیجئے گا، ووٹ دینے سے پہلے اس بات پر غور کیجئے گا کس کس نے اپنی وفاداریاں بدلیں، کس کے کہنے پر بدلیں اور اس کا انجام کیا ہوا۔ جب آپ یہ سمجھنے لگ جائیں گے تو آپ بھی اپنی پارٹیاں، اپنی وابستگیاں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل نہیں کر پائیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔